हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @फार्मा विद अंजलि। आज जो हम फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का टॉपिक करने वाले हैं वो हमारा है ड्रग स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं ड्रग स्टेबिलिटी होती क्या है। तो ड्रग स्टेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट टू रिटेन इट्स केमिकल, फिजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल एंड बायोफार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज विद इन स्पेसिफाइड लिमिट्स थ्रू आउट द शेल्फ लाइफ। ठीक है, यानी कि अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बोलें तो ड्रग स्टेबिलिटी किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की वो क्षमता कि जैसे किसी भी प्रोडक्ट की फॉर एग्जांपल शेल्फ लाइफ हम मान के चल रहे हैं 2 इयर्स की है। तो हर चीज़ की एक स्पेसिफाइड लिमिट होती है ना, जैसे आपका ब्लड प्रेशर है, शुगर का लेवल है, आप अपने ऊपर एग्जांपल लो, तो हर चीज़ की एक लिमिट है कि ब्लड प्रेशर कितना होता है, 80-120 है ना। मतलब हर चीज़ की एक लिमिट है, उस रेंज में ही वो चीज़ होनी चाहिए। उसी तरीके ड्रग स्टेबिलिटी एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की वो एबिलिटी होती है कि वो अपनी केमिकल, फिजिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल एंड बायोफार्मास्यूटिकल जो प्रॉपर्टीज़ है ना, उनको क्या कर रहा है, अपनी एक स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर रख रहा है पूरी शेल्फ लाइफ के दौरान। ठीक है, हम कहेंगे हाँ जी, ये हमारा जो प्रोडक्ट है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, वो स्टेबल है। अब इसको ऑफिशियली हम बोल सकते हैं ये वो टाइम लैप्स है जिस दौरान कोई ड्रग या उस ड्रग से बनी डोसेज फॉर्म अपनी सारे तरीके की प्रॉपर्टीज़ को सेम रिटेन करके रखती है, सब करेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, वो करेक्टरिस्टिक्स जब वो करेक्टरिस्टिक्स उसके बनने के टाइम पे थी, दैट देयर पोजेस एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जब कोई चीज़ बनी, यानी आज बनी, मान लो 2026 में वो एक चीज़ बनी है अप्रैल के महीने में। ठीक है, अब हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ नोट कर ली। आज जो प्रॉपर्टीज़ उसमें है, बराबर में 1 साल बाद यानी 2027 में अप्रैल महीने में वो प्रॉपर्टीज़ सेम रिटेन रहनी चाहिए। हम कहेंगे हाँ जी, ये प्रोडक्ट हमारा स्टेबल प्रोडक्ट है। अब स्टेबिलिटी स्टडीज़ हमारी कुछ ज़रूरी होती हैं, कुछ रीज़न्स होते हैं स्टेबिलिटी स्टडीज़ क्यों करनी ज़रूरी है। क्योंकि सबसे पहला आता है इम्प्रॉपर मेडिकेशन। देखो, अगर आपका प्रोडक्ट स्टोरेज के दौरान उसमें कुछ इंस्टेबिलिटी आ गई, यानी कि जो उसमें ड्रग की कंसंट्रेशन है वो कम हो गई, और जब आपकी डोसेज फॉर्म पड़े पड़े उसके अंदर प्रेजेंट अमाउंट ऑफ ड्रग ही कम हो गई, तो बंदा जब उसको बॉडी में कंज्यूम करेगा तो कंज्यूम करने के बाद उसकी ड्रग की कंसंट्रेशन ब्लड में भी कम जाएगी, है ना। यानी कि आपकी जो डोसेज फॉर्म है वो तो इनइफेक्टिव हो गई। ठीक है, इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, जितनी एक बॉडी लेवल में रेंज है कि हाँ इतनी कंसंट्रेशन होगी तभी वो अपना असर दिखाएगा, तो अगर वो उतनी बॉडी में ब्लड में रिक्वायर्ड लेवल तक है ही नहीं मेंटेन्ड, तब वो डोसेज फॉर्म क्या हो जाती है, इनइफेक्टिव हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखो, तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स को जब हम क्या करते हैं, इमरजेंसी के अंदर यूज़ करते हैं, तो फेटल सिचुएशन प्रेसिपिटेट हो जाती है। एग्जांपल आप इसमें दे सकते हो नाइट्रोग्लिसरीन का, जिसको हम एंजाइना कंडीशन में यूज़ करते हैं। सेकंड आता है टॉक्सिसिटी की दिक्कत होती है। कभी कभार क्या होता है कि जब हम उस ड्रग को स्टोर करते हैं तो उस दौरान ड्रग का डिग्रेडेशन हो जाता है, यानी वो ड्रग अपनी नेचुरल जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है उनको लॉस करके टॉक्सिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल हमारे पास आता है पैरामाइनो सैलिसिलिक एसिड का। हमने इसको रखा, ये टॉक्सिक प्रोडक्ट फॉर्म कर लेता है, पी अमाइनो फिनोल, पैरा अमाइनो फिनोल फॉर्म कर लेगा। इसी तरीके पेनिसिलिन जी अगर डिग्रेड हो गया और आपने वो डिग्रेडेड पेनिसिलिन जी किसी की बॉडी में इन्फ्यूजन करवाया, तो होगा क्या, काफ़ी सारे एडवर्स रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनका सेंसिटाइजेशन हो जाता है और ये हमारी एंटी पेनिसिलाइल एंटीबायोटिक्स बन जाती हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है हम इस तरीके की कंडीशंस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। आगे अब हम देखते हैं मार्केटिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगला पॉइंट आता है मार्केटिंग प्रॉब्लम्स। मार्केटिंग प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि आपका ना, देखो, अगर वो चीज़ ख़राब हो गई, इनस्टेबल हो गई, तो दिखने में ख़राब चीज़ तो कोई भी लेके खुश नहीं होगा ना। तो मार्केट में यही दिक्कत है। सबसे पहले पहले प्रोडक्ट हमारा ऐसे, फॉर एग्जांपल कोई इमल्शन था, ठीक है, नॉर्मल ऐसे प्रेजेंट था, बाद में उसमें इंस्टेबिलिटी होगी, इस तरीके की लेयरिंग बन गई कि ऑयल फेज अलग हो गया
और एक्वस फेज़ अलग हो गया, लेयर्स दिखेंगी। तो बाहर से ही प्रोडक्ट जब ऐसा नज़र आएगा, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस में चेंज आएगा, तो कोई भी उसको लेने का किसी का मन नहीं करेगा। सो इस तरीके के डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स हमारे एस्थेटिकली अनएक्सेप्टेबल होते हैं। जैसे कि हमने देखा क्रीमिंग ऑफ इमल्शंस, मोटलिंग ऑफ टैबलेट या सस्पेंशंस में जो सॉलिड्स होते हैं उनकी केकिंग। नेक्स्ट आता है अश्योरेंस टू द पेशेंट्स। अश्योरेंस टू द पेशेंट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आता है कि मैन्युफैक्चरर्स एक डोसेज फॉर्म के ऊपर एक्सपायरी डेट छापते हैं, ठीक है, जिससे पेशेंट्स को ये अश्योरिटी मिलती है कि हाँ, ये जो एक्सपायरी डेट आने से पहले हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें यूनिफॉर्म डोज रहने वाली है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है इकोनॉमिक रेपुटेशन या रेपरक्यूशंस। इसका मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी स्टडी हमारे मार्केटिंग को भी प्रिवेंट करती है ऑफ अनस्टेबल प्रोडक्ट। यानी कि मुझे पहले ही पता चल गया कि ये मेरा प्रोडक्ट अनस्टेबल हो सकता है, तो मैं उसको मार्केट में भेजूंगी ही नहीं, क्योंकि उससे फ़ायदा क्या मिलेगा कि वो जो आपको रिकॉलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स कराने के लिए हैवी एक्सपेंडिचर देना पड़ता है, इतना पैसा खर्चना पड़ता है, अगर बाय चांस बिना स्टेबिलिटी स्टडी के कोई प्रोडक्ट मार्केट में चला गया, उसकी स्टेबिलिटी स्टडीज़ हमने करवाई ही नहीं, बाद में पता चला आफ्टर सो लॉन्ग पीरियड कि हाँ जी, ये प्रोडक्ट हमारा स्टेबल नहीं है, तो फिर उस केस में आपको बहुत पैसा देना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर लगाने पड़ेंगे उस मार्केट से उसको वापस उसकी रिकॉलिंग कराने के लिए, साथ में आपकी कंपनी का नाम भी खराब होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या है, ड्रग कंट्रोलर एग्जामिनेशन इंसिस्ट ऑन कंडक्टिंग द स्टेबिलिटी स्टडीज़, कहते हैं वो कि आप स्टेबिलिटी स्टडीज़ कर लो इन टर्म्स ऑफ उसकी आइडेंटिटी चेक कर लो, स्ट्रेंथ देख लो, प्योरिटी देख लो, प्रोडक्ट की ड्रग की क्वालिटी देख लो। ये 4 चीज़ें चेक करने के लिए इन सारे टर्म्स में स्टेबिलिटी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ, क्वालिटी एंड प्योरिटी, ठीक है। बाय स्टोरिंग द प्रोडक्ट्स अंडर द नॉर्मल कंडीशंस, एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम उस प्रोडक्ट को स्टोर करके देख लेंगे, उसकी प्योरिटी देखेंगे, कितना हद तक वो प्योर है, उसकी क्वालिटी, ठीक है, उसकी आइडेंटिटी कैसे रह रही है। अवॉइडिंग द लॉस ऑफ ड्रग इन जीआईटी, फॉर्मुलेटर ऑल्सो कहता है कि आप अपनी ड्रग को अलग अलग पीएच कंडीशंस में भी रख के देख लो, ताकि हमें पता चल जाए कि यूज़ करने के बाद ओरली जब वो टैबलेट या कैप्सूल वटेवर फॉर्मुलेशन हमारी हमारी जब वो जीआईटी में जाएगी तो वो स्टेबल रह पाएगी भी या नहीं रह पाएगी। आगे हम देखते हैं, ये वाला चार्ट मैंने काफ़ी क्लियर कट लिख दिया है कि कौन कौन से तरीके की स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती हैं और क्या कंडीशंस आपको उस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ के दौरान मेंटेन करनी पड़ेगी, उस प्रोडक्ट की जो शेल्फ लाइफ है, ठीक है। हम किसी भी प्रोडक्ट को केमिकल स्टेबल कब कहेंगे, फिजिकल स्टेबल कब कहेंगे, माइक्रोबायोलॉजिकल कब कहेंगे, थेराप्यूटिक एंड टॉक्सिकोलॉजिकल, ठीक है। यानी कि 5 तरीके की स्टेबिलिटी रहने वाली है, फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, थेराप्यूटिक और टॉक्सिकोलॉजिकल। देखो, केमिकल स्टेबिलिटी का मतलब क्या रहता है कि यानी कि वो प्रोडक्ट अपना केमिकल इंटीग्रिटी, यानी उसमें उसके केमिकल स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी, फॉर्मूला उसको रिटेन करके रख पा रहा है, ठीक है, और उसकी एक जो लेबल्ड पोटेंसी है, हाँ, कि वो इतना असर दिखाएगा, वो इतना पोटेंट है, ये अगर वो अपना रिटेन कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल स्टेबिलिटी। फिजिकल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, फिजिकल स्टेबिलिटी में हमारे पास आता है कि हम उसकी अपीयरेंस देखेंगे, पैलेटेबिलिटी देखेंगे, यूनिफॉर्मिटी देखेंगे, डिसोल्यूशन देखेंगे, कितना वो डिसॉल्व हो पा रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, सस्पेंशन सस्पेंडिबिलिटी उसकी कितनी है, ठीक है, पैलेटेबल वो कितना है, यूनिफॉर्म कितना है, दिखने में कैसा है, दैट वी कॉल्ड इट फिजिकल स्टेबल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। माइक्रोबायोलॉजिकल में हम बात करते हैं स्टेरिलिटी की, ठीक है, कि वो प्रोडक्ट हमारा स्टीराइल है, उसमें जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। थेराप्यूटिक स्टेबिलिटी का मतलब, थेराप्यूटिक मतलब उसकी कितनी थेराप्यूटिक एफिशिएंसी है, उस पर्टिकुलर दवा का फॉर्मुलेशन का क्या थेराप्यूटिक इफेक्ट आ रहा है, उसका असर क्या आ रहा है। तो थेराप्यूटिक स्टेबिलिटी में आता है कि उसका ड्रग का एक्शन, अगर हम बात करें ड्रग का एक्शन जो है, उस ड्रग का असर, यानी जब कोई ड्रग रिसेप्टर के साथ जा करके बाइंड करके ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाती है और फर्दर हमको एक्शन प्रोड्यूस करती है, ठीक है, तो वो जो ड्रग एक्शन है जो पहले आ रहा था, वो बाद में भी जितना उसका शेल्फ लाइफ डिफाइन करे उसके बाद भी उतना ही आना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। टॉक्सिकोलॉजिकल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है
कि दैट देयर शुड नॉट बी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन टॉक्सिसिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की टॉक्सिसिटी लेवल नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई इशू आए हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और कुछ भी टॉपिक आपको फार्मेसी के अंदर कहीं भी इश्यूज आ रहे हो मैं उसी हिसाब से आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। मेरे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब @pharma with Anjali। थैंक यू।